चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है उसका खंड बी वाला भाग है। ये 2 नंबर के प्रश्न इसके अंदर समावेशित हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। यहाँ न्यू कंसेप्ट क्लासेज इस मॉडल पेपर को देने का मतलब यह है कि इनके पूरा का पूरा इन मॉडल पेपर के अंदर यानी पोस्टमार्टम करेंगे, जिससे कि हमें महत्वपूर्ण प्रश्न में से ही हम प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा के अंदर आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और डेफिनेट ये न्यू कंसेप्ट क्लासेज वादा करता है कि आप 2-3 मॉडल पेपर को अच्छे से एक बार न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से देखोगे तो आपको हूबहू प्रश्न है वो परीक्षा में मिलेंगे। इसका ट्रेलर आपको अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं पहला चौथा प्रश्न। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो पहले बात यहां पे हम चलते हैं प्यारे बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है कोरोजन। कोरोजन कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम कह सकते हैं लोहे पे जंग कैसे लगती है। अगला यह भी कह सकता है भाई लोहे पे जंग लगती क्यों है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में लोहा है, लोहा और यहां पर वायु है और नमी है। तब प्यारे बच्चों क्या लगती है, लोहे पे जंग लगती है। तो यह ध्यान रखें, लोहे पर जंग लगती है। तो प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे भी दे सकता है, लोहे पर जंग लगने के लिए किन तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है। तो हम कहेंगे नमी और वायु। यानी नमी का मतलब होता है प्यारे बच्चों H2O की मात्रा, यानी जल कह सकते हैं या जल वाष्प कह सकते हैं या नमी कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। 2 फैक्टर are required for rusting of iron. First is जो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, another is moisture। तो यहां आप समझ गए होंगे लोहा, लोहे का प्रतीक प्यारे बच्चों बताइए क्या होता है। बिल्कुल यहां पर Fe है वो लोहे का प्रतीक होता है। लोहा होता है वो Fe के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जंग लगती है। तो यह पहला प्रोसेस आप समझ गए होंगे। दूसरा आपको कहा जाए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्यारे बच्चों संक्षारण। क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, लोहे पर जंग कैसे लगती है। चलिए जंग का रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है Fe2O3.XH2O। यह जंग का रासायनिक सूत्र होता है जो भूरे रंग का होता है, भूरे रंग की। यानी जंग कैसी होती है प्यारे बच्चों, भूरे रंग की। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3XH2O। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब क्या होता है, प्रश्न यह भी आ सकता है लोहे पे जंग कहां नहीं लगती। तो प्यारे बच्चों देखिए जंग कब नहीं लगती, निर्वात में यदि लोहे को रख दिया जाए। यानी निर्वात का मतलब समझते हैं क्या है। नी का मतलब निकाल दी गई है, वात का मतलब वायु। ऐसा स्थान जहां से वायु पूरी तरह से निकाल दी गई है, वायु बिल्कुल नहीं है, तो वहां लोहे पे जंग नहीं लगती। प्रश्न आ सकता है क्या वायु में निर्वात में लोहे पे जंग लग सकती है। आप कहोगे बिल्कुल निर्वात में लोहे पे जंग नहीं लगती, क्योंकि जंग लगने के लिए 2 तत्वों का होना यानी 2 पदार्थों का आवश्यक है। 2 जो है वो है लोहे के साथ नमी और वायु। यदि वायु नहीं है तो लोहे पे जंग नहीं लगेगी। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, किन धातुओं पर जंग नहीं लगती। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों सोना और प्लेटिनम। ये 2 अमूल्य धातुएं हैं जिन पे जंग नहीं लगती। यानी सोने का होता है ओरम, लैटिन भाषा में इसे ओरम कहते हैं, प्रतीक Au होता है। प्लेटिनम प्लेटिनम की तरह लिखा जाता है। चलिए या इस प्रकार से भी आ सकता है, जब तांबे पे प्यारे बच्चों जंग लगती है तो तांबे पे कौन सी परत जमती है, हरी। तांबे पे कैसी जमती है, हरी। और यदि चांदी पे जंग लगती है, आप अक्सर देखते हो बाजार से बींटी लाते हो, बींटी पे कुछ समय बाद काली काली रंग की हो जाती है, तो काली। यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, तांबे पर जो जंग लगेगी ना, हरे रंग की परत जमती है, वो एक्चुअल में कॉपर कार्बोनेट, एक तो होता है कॉपर कार्बोनेट और एक होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये मिश्रण क्या करता है, हरी परत बनाता है। तो यह समझ गए होंगे, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण क्या होता है, लोहे पर हरे रंग की परत जम जाती है। चांदी पर प्यारे बच्चों किसके कारण जमती है, सल्फाइड के कारण। यानी चांदी के ऊपर सल्फाइड की परत आके जम जाती है तो उससे चांदी काले रंग की हो जाती है।
लोहे पर किसकी होती है? ऑक्साइड की परत जम जाती है, यानी लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत जम जाती है। तो अब हमें पूछा जाता है प्यारे बच्चों, लोहे से जंग से बचने के दो तरीके बताओ। तो श्योर है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, बरसात हो रही है, तो आप क्या करोगे? भीग जाओगे ना। तो आपको कहेंगे कि आप नहीं भीगे, इसके लिए क्या करोगे? वही है, भैया मैं तो छतरी ले लूंगा, या मैं प्लास्टिक की थैली से गुग्गी बना लूंगा, इस प्रकार से अपने शरीर को ढक लेंगे। या क्या होगा? आप कहोगे, एक तो कहेगा भाई इतनी बनाने की जरूरत ही क्या है, हम तो घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, तो बरसात से भीगेंगे नहीं। ये भी तरीका बहुत आसान है, फोगट का तरीका है। तो अब हम क्या कहेंगे? चलिए, हमने क्या किया, इस छतरी की सहायता से इस जल को अपने शरीर के संपर्क में आने से बचा लिया। तो वहीं लोहे का मान होता है, मान लीजिए आपका ये लोहा है, तो लोहा क्या करेगा कि यहां पर मैं ऐसी कोई आवरण बना दूं प्यारे बच्चों, जो इसको वायु और जल के संपर्क में ना आने दे। वायु और जल के संपर्क में नहीं आएगा तो लोहे पे जंग नहीं लगेगी। इसके लिए मैं क्या करूंगा? नंबर एक में मैं कह सकता हूं लोहे पर पेंट लगाकर। क्या कर सकते हैं? लोहे पर पेंट लगाकर। ये वो पेंट लगाना है जो हम कलर करते हैं, वो पेंट मत पहना देना जो आप पहनते हो, वो पेंट। तो एक नंबर हो गया लोहे पे पेंट लगा के। नंबर दो क्या हो गया प्यारे बच्चों? यसद लेपन द्वारा। यसद लेपन अर्थात क्या होता है प्यारे बच्चों? लोहे पर क्या कारण होता है एक्चुअल में समझे। यहां पर जिंक और लोहे की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जिंक ज्यादा क्रियाशील होती है, लोहा कम होता है। तो यहां पर जब मैं लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दूंगा, इसे यशद लेपन कहलाता है। यानी लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन होता है, जिससे जैसे वायु संपर्क में आएगी तो यहां पर ये जिंक क्या करेगी, यहां पर ये जिंक होती है वो वायु से क्रिया कर लेती है और लोहे को बचा लेती है। तो इस प्रकार इसे बलिदानी सुरक्षा भी कहा जाता है, अर्थात जिंक स्वयं क्षतिग्रस्त होकर लोहे को जंग से बचाती है। तो हम यहां कह सकते हैं लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर। तीसरा हम हो सकते हैं ग्रीस लगा दें। प्यारे बच्चों, ग्रीस लगाते हैं तो हमने देखा है ना, ग्रीस चीकना होता है, लोहे यानी जल की बूंद इस पर टिक नहीं पाती, तो इस प्रकार से हम इसको बचा सकते हैं। एक प्यारे बच्चों होता है एनोडीकरण। एनोडीकरण इसका हम पूरे डिटेल के साथ लेंगे, जब हम इन धातुओं के बारे में पढ़ेंगे तब आसानी से अम्ल क्षार के बारे में पढ़ेंगे तो ये मैटर लेके आएंगे। तो आपका ये कंसेप्ट बताइए, एक ही प्रश्न में आपको कितने मार्क्स देके गया? कम से कम यदि लोहे से प्रश्न आएगा जंग से तो आप आसानी से लिख दोगे। तो शंख क्षारण क्या है प्यारे बच्चों? एक शब्द आता है जिसके बारे में है शंख क्षारण। क्या है? शंख क्षारण क्या है? चलिए शंख क्षारण के बारे में पढ़ते हैं, इसी से टॉपिक है। यानी जब धातु अम्ल, क्षार, लवण या वायु व नमी के संपर्क में आती है तो धातु धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। इसे यानी धातु क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसे शंख क्षारण कहा जाता है। तो ध्यान रखें, धातु पर शंख क्षारण के लिए हम ये कह सकते हैं जब धातु नमी व वायु के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसे शंख क्षारित धातु कहते हैं। इस घटना को शंख क्षारण कहते हैं। और शंख क्षारण है वो अम्ल, क्षार व लवण की उपस्थिति में भी होता है। तो यह आप समझ गए होंगे शंख क्षारण प्रयोगशेष क्या है। मान लीजिए आपको इतना पूरा याद नहीं हुआ तो आप इतना भी कह सकते हो लोहे पे जंग लगना शंख क्षारण कहलाता है। लोहे पे जंग लगना शंख क्षारण कहलाता है। चलिए ये मैटर आपका क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं कि कौन सा फैक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर समावेश किया गया है। यह प्रश्न क्या है? कार्बन के दो अपरूपों के नाम बताओ। राइट एनी टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के दो अपरूप बताने हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहां आपको पकड़ना है अपरूप क्या होता है। अपरूप का मतलब अब हम समझते हैं अपरूप क्या है। आपने गांव के अंदर देखा होगा एक बेरुपिया है, वो बेरुपिया आता है, कभी देखो प्यारे बच्चों वो राम बन के आता है, कभी श्याम बन के आता है, कभी वो सीता जी बन के आता है, और कभी हनुमान बन के आता है, कभी हा 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 रावण बन के आता है, मजा आ रहा है ना। और कभी वो क्या है नकलिया बन के आता है, ये बन के आता है ना। आदमी एक ही है, अलग अलग रूप है, तो ये इसके अपरूप है। तो परिभाषा को समझें क्या होता है। परिभाषा प्यारे बच्चों यहां पर है जब एक ही तत्व है, जब एक ही तत्व है, आप लिख भी सकते हैं, जब एक ही तत्व है अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो ये रूप एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं। तो समझे, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, जब एक ही तत्व अलग अलग रूपों में पाया जाता है
तो यह रूप एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। चलिए उदाहरण में हम देखते हैं। उदाहरण में कार्बन के जो हैं क्रिस्टलीय अपरूप कौन से हैं प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीय अपरूप। ध्यान रखना, डायरेक्ट मान लो 10th में ये भी आ सकता है। कार्बन के अपरूप क्या है? कार्बन के दो होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हैं। या आप 12th में पढ़ेंगे। तो कार्बन के जो अपरूप हैं प्यारे बच्चों, एक तो हो सकता है, आप मान लीजिए आप सीधा कंफ्यूज के लिए आप ऐसे क्रिस्टलीय में और चक्कर में पड़ जाओगे, तो हम कह सकते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप। तो चलिए कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं कोर्स के हिसाब से हम देखते हैं। तो एक प्यारे बच्चों ग्रेफाइट होता है, एक हमारा हीरा होता है, एक होता है फुलरीन। क्या होता है? फुलरीन। ये होता है। तो आप ध्यान रखें, इनमें से एक संरचना आपके इस बार पूछी जा सकती है। निम्न की संरचना बनाइए। चलिए हीरे के बारे में देखते हैं। हीरा क्या है? हीरे में एक्चुअल में प्यारे बच्चों होता क्या है? हीरे की संरचनाएं इस प्रकार से होती है। आप इसको एक बार देखते रहें, वीडियो में आपको सब संरचनाएं मिल जाएगी। यानी हीरे की चलिए संरचना बनाता हूं, फिर हम जैसे ही न्यू कंसेप्ट क्लासेज पूरी क्लास लेगा, आपको टोटल इसकी क्लासेज के अंदर समावेशित हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों बताओ ये हीरा बना या नहीं बना? डायमंड बन गया ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं हीरा, फैक्ट लगा सकते हैं। हीरे की जो संरचना है, वो हीरे की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय अर्थात 4 फलक होते हैं, वो सभी बराबर होते हैं। तो यह पहली संरचना आप समझ गए। हीरे की समचतुष्फलकीय संरचना होती है। हीरे में दूसरा, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए हीरा कठोर होता है। क्या? विद्युत का कुचालक है। क्या है? हीरा विद्युत का कुचालक है। देखिए कैसे एक्चुअल में क्या होता है। हीरे की यह संरचना होती है। आप इतना लिख सकते हैं, हीरे में sp3 संकरण होता है। इस कारण हीरे में के कार्बन परमाणु में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। तो समझ गए, हीरे के प्रत्येक कार्बन परमाणु में sp3 संकरण होता है, इस कारण हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। यह पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर होता है कि जो प्यारे बच्चों हीरा है, इसका उपयोग किसमें होता है? हीरा है, उसका उपयोग किसमें होता है? हीरे का उपयोग देखिए प्यारे बच्चों, एक तो कांच को काटने में उपयोग होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग कांच को काटते हैं, हीरकनी होती है, उसमें ऊपर हीरा लगा होता है कांच को। एक क्या होता है? आभूषण में इसका उपयोग होता है, वो तो हम ही जानते हैं। आभूषण जो पहनते हैं उसमें क्या है? नगीना या हीरा लगा हुआ रहता है। चलिए ये दो फैक्ट आपने समझ लिए होंगे, हीरे के क्या उपयोग हैं, तो और इनकी विशेषता भी आपने पढ़ ली होगी। एक और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है, प्रत्येक बंध के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अर्थात ये प्रश्न डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। हम तो इस मॉडल पेपर की सहायता से न्यू कंसेप्ट क्लासेज ये चाह रहा है आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो। जो भी प्रश्न आए इनमें से ही आपके रिपीट होके आने की संभावना है। तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों हीरे का दूसरा रूप यानी ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। तो देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें sp2 संकरण होता है प्रत्येक कार्बन में, इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आप लिख भी इस प्रकार सकते हैं कि प्रश्न आ जाए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्यों? तो आप कहोगे ग्रेफाइट की परतीय संरचनाएं इस प्रकार से होती है कि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता रहता है, इस कारण यह क्या करता है? विद्युत का सुचालक होता है। फिर क्या होता है? एक प्रश्न ये आता है ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में क्यों काम में ली जाती है? तो इस प्रकार की अभी मैं यहाँ पे संरचना बना रहा हूं, बहुत ज्यादा इसकी जो संरचना है वो ज्यादा कोई टफ नहीं है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। यहाँ पर थोड़ी बनाने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। तो क्या होता है कि हीरे की जो दो षटकोणीय संरचना है यानी ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट परतनुमा संरचना में होता है। इनकी दो परतों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध होता है। जैसे ही बंध इस पे बाह्य बल लगाते हैं, परतें एक दूसरे पे खिसक जाती है, इसलिए यह शुष्क स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है, यानी यह मुलायम होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्यारे बच्चों क्या है? काम में किस में लिया जाता है? ग्रेफाइट जो काम में आता है वो हमारी लिखने वाली पेंसिल में काम में आता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोड जो बने हुए होते हैं ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। आपने जो विद्युत सेल देखा है, कभी सेल को आप उसको चीरते हैं तो एक अंदर उसके अंदर लटकती हुई डंडी मिलती है, ये डंडी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। चलिए फिर आता है फुलेरिन। फुलेरिन की संरचना प्यारे बच्चों इस प्रकार से होती है,
यह संरचना आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। फुलेरिन की संरचना फुटबॉल के समान होती है और इसमें 32 टोटल जो फलक हैं वो होते हैं और 12 पंचकोणीय फलक और 6 षटकोणीय फलक होते हैं। चलिए, इसको आप ज्यादा टेंशन लेने की मत लें, मैं एक एक संरचना आपको बोर्ड पे पूरी तरह से क्लास जब आएगी कार्बन की उसमें आप आसानी से देखिए। प्यारे बच्चों, बताओ ये फुलेरिन की संरचना हुई ना, फुटबॉल की तरह दिखाई दी, और यह C60 होती है, 60 कार्बन होते हैं। तो इसके बारे में फुलेरिन का उपयोग भी इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो चलिए, यह आपका प्रश्न पूरा हो गया होगा। 2 अपरूपों के नाम लिखो, तो आप लिख सकते हैं ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट संरचना, मिशेल की संरचना का चित्र बनाइए। इस संरचना को हम समझते हैं। मिशेल की संरचना किस प्रकार से बनाई जा सकती है? ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स। मिशेल की संरचना का चित्र बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से चित्र बनाना है मिशेल का? आप जानते हो मिशेल होते क्या है? मिशेल हम कहेंगे कि जब साबुन के बहुत सारे कण आपस में व्यवस्थित होकर, आपस में जुड़कर एक गुच्छेनुमा जो संरचना बनाता है उसे मिशेल कहते हैं। यानी साबुन के बहुत सारे कण जब आपस में जुड़कर एक गुच्छेनुमा संरचना बनाता है उसे मिशेल कहते हैं। साबुन होते क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, साबुन क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। पहले साबुन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, साबुन का यदि आपको निर्माण करना है तो किस प्रकार से आप करोगे? आप जानते हो प्यारे बच्चों कि साबुन जो है वो C17H35COONA ये होता है सोडियम स्टीरेट, यानी हम कहेंगे साबुन है वो सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसा के लवण होते हैं। तो साबुन की आप परिभाषा लिख सकते हो, साबुन सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसा के लवण होते हैं, जिसमें इसका नाम है प्यारे बच्चों सोडियम स्टीरेट। देखिए, एक मैंने नाम लिखा है स्टीरिएट, और यह जब आप क्लास लोगे तो बोर्ड पर पूरी संरचना समझा दी जाएगी। से का मतलब 17, 17 को 2 से गुणा किया, 34 में 1 जोड़ा तो 35 हो गया। H C17H35COONA ये जे साबुन है। मिशेल किस प्रकार से बनती है? तो साबुन में प्यारे बच्चों क्या होता है? ये एक वसा की बूंद है। इस प्रकार से संरचना बनती है और बिल्कुल जब आप बोर्ड पे भी देखोगे तो पूरी संरचना आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक बार आपको रिव्यू सिस्टम है तो ये वाला भाग। तो प्यारे बच्चों, साबुन में 2 भाग होते हैं, एक अध्रुवीय भाग होता है, एक ध्रुवीय भाग होता है। अध्रुवीय भाग तो वसा के अंदर घुलनशील होता है, जबकि ये ध्रुवीय भाग है वो जल में घुलनशील होता है। इसकी सतह पर ऋणावेश होते हैं और ये कांटे रूपी संरचना बनाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? वसा की बूंद होती है इसका पायशीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पायशीकरण। तो ध्यान रखें, मिशेल करते क्या है? मिशेल वसा की बूंद का पायशीकरण करते हैं। वसा की बूंद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ये गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। तो हम कहेंगे मिशेल में अध्रुवीय भाग वसा में घुलनशील होता है, ध्रुवीय भाग जल में होता है, और ये कांटे रूपी संरचना बनाते हैं, जिससे गंदगी को तेलीय पदार्थ से खींचकर जल में ले आते हैं, और ये संरचना हो गई मिशेल की। और मिशेल करते क्या है? मिशेल वसा का पायशीकरण करके कपड़ों की सफाई करते हैं। यह ध्यान रखें, मिशेल का काम बताइए आपको लिखना है, यानी वसा की बूंद का पायशीकरण करके कपड़ों की सफाई करना। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? The atomic radius decrease in moving from the left to right in periodic table. Why? यहां पे कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? तो यहां ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यदि आपको परमाणु के आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ पूछे तो एक शब्द लिखना है, यानी आयनन विभव। आयनन विभव, आयनन विभव। और यदि ऊपर से नीचे पूछे तो कोश, शब्द क्या आएगा? कोश। तो यहां पे एक प्रश्न आया है कि बाएं से दाईं तरफ जाने पर, तो यह ध्यान रखना, जैसे जैसे आयनन विभव का मान बढ़ता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? परमाणुक आकार में यानी परमाणुक त्रिज्या में क्या आती है? कमी आती है। और पूरा का पूरा डिटेल यदि हमें समझना है तो न्यू कंसेप्ट क्लास से जुड़े रहें। इनके तमाम वीडियो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो
यानी हम कहेंगे आयनन विभव, या हम कह सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। सॉरी, यहां पे हम कह सकते हैं आयनन विभव की भी है एक, हम यहां पर एक लाइन जोड़ सकते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यह वर्ड याद रखना है आयनन विभव की जगह। आयनन विभव बाद में और डिस्कस करेंगे। यानी बाएं से दाईं तरफ जाने हैं तो एक शब्द आपको यूज करना है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ऊपर से नीचे जाने पर कोश। तो हम कहेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे परमाणुओं की त्रिज्या क्या होती है, घटती है। उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर इस प्रकार से इनको शो करेंगे, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इधर से हम लिखेंगे, इधर से यदि हम इधर जाते हैं तो परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है, यानी इधर से इधर की तरफ जाने पर यह चिन्ह हटा देना, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। चलिए आप सोचेंगे सर ये क्या हुआ, तो बिल्कुल आपको बोर्ड की सहायता से बिल्कुल जैसे हम घर की तरह क्लास लेते हैं वैसे समझाएंगे। एक बार समझिए, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे परमाणुविक त्रिज्या में कमी होती है। लेकिन यह उदाहरण आपको पक्का लिखना है प्यारे बच्चों। आपको किस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से लिख के एरो लगा देना, इधर से इधर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणुविक त्रिज्या का मान कम होता है। चलिए यहां तक लगता है 7% आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट, आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य बताओ। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एसिड विच सीक्रेट फ्रॉम द ह्यूमन स्टोमक। तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है। ये काम क्या करता है, देखिए पहला काम क्या करता है, पहला काम तो ये प्यारे बच्चों HCl करेगा, हमारे टाइलिन के स्त्रावण को रोकेगा। मुख गुहा में जो टाइलिन बन रहा है उसके स्त्रावण को रोकेगा, नंबर 1 काम। नंबर दूसरा करेगा, हमारे आमाशय में आए हुए भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारने का काम करता है, नंबर 2 काम। नंबर तीसरा काम, हमारे आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे प्रोटीन का पाचन हो सके। यदि HCl का स्त्रावण नहीं होगा प्यारे बच्चों तो आमाशय का माध्यम अम्लीय नहीं होगा, क्योंकि HCl अम्ल होता है, जिससे प्रोटीन के पाचन नहीं हो पाएगा। और ये क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है HCl। फिर पेप्सिन क्या करता है प्यारे बच्चों, जो प्रोटीन है उसका पेप्टाइड के अंदर पेप्टोन में आंशिक पाचन करता है। तो बताइए HCl के काम क्या क्या हो गए, पहला, मुख गुहा में टाइलिन के स्त्रावण को रोकता है, हमारे भोजन के साथ आमाशय में आए हुए कीटाणुओं को मारता है। तीसरा काम क्या होगा, यानी आमाशय का माध्यम अम्लीय बनाता है, जो प्रोटीन पाचन में सहायक है। चौथा काम क्या होगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। चलिए ये चारों काम आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर है प्लासेंटा क्या है, इसका कार्य बताओ। डिफाइन प्लासेंटा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लासेंटा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई गर्भवती महिला है और यहां पर प्यारे बच्चों इसके यहां पर इसका जो भ्रूण है वो यहां पे है, यानी शिशु इसके अंदर है और यह यहां से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों देखिए, हमें यदि कोई कहता है हमें यदि भूख लगती है तो हम कहकर मांग सकते हैं। छोटे बच्चे को यदि कोई भूख लगती है तो वो रोके या चिल्ला के मांग सकता है। इतनी जोर से चिल्लाहट करता है कि आसपास के पड़ोसी भी जाग जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे को कुछ खिलाओ, ये भूखा है। वो बच्चों के लिए नहीं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है इसलिए वो कहते हैं। चलिए यहां पर ये जो पेट के अंदर, महिला के पेट के अंदर जो शिशु होगा, भ्रूण होगा, अर्थात हम कहें तो ये किस प्रकार से, इस प्रकार का तो काम करता नहीं है कि यह रो सकता है, चिल्ला सकता है, कुरकुरी लेके आ जाएगा या रोटी लेके आ जाएगा, ये बेचारा कर नहीं सकता, ये मां के गर्भ के अंदर है। तो प्लासेंटा क्या होता है, यानी हम कहेंगे गर्भ में जो शिशु हैं, गर्भ में स्थित शिशु वह उसकी मां के मध्य जो एक हम कहें नाल रूपी संरचना के द्वारा जो जुड़ा हुआ रहता है, इस नाल रूपी संरचना को प्लासेंटा कहते हैं। यानी मान लीजिए यह गर्भवती जो मां है, यानी यह शिशु है, इस नाल रूपी संरचना से जो जुड़ा रहेगा वो कहलाएगा प्लासेंटा। यानी हम कहेंगे गर्भ में स्थित शिशु वह जो उसकी मां के मध्य
जो नाल रूपी जो संबंध होता है, जिसकी सहायता से वह जुड़ा हुआ रहता है गर्भाशय से, जिसकी स्तर से जिसकी सहायता से वह जुड़ा हुआ होता है, उसे प्लासेंटा कहते हैं। इसका काम क्या है? यह मां से पोषण प्राप्त करता है, अपने अपशिष्ट पदार्थों को प्लासेंटा की सहायता से बाहर निकालता है। तो ये दो काम हो गए। एक तो क्या करेगा, जो मां खाना खाएगी उस बच्चे को इसीलिए मिलता है प्लासेंटा के थ्रू। दूसरा, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो प्लासेंटा के थ्रू ही बाहर निकालता है, जो गर्भ में स्थित शिशु होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां हम कह सकते हैं कि देखिए, आपका काम अभी पढ़ने का है, हमारा काम अच्छे से पढ़ाने का है। और हम जब मां के गर्भ में होते हैं तो बड़ी बड़ी याचना करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं भगवान से कि एक बार हमारा जन्म उद्धार हो जाए, पृथ्वी पर आ जाए, हम अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन हम क्या कार्य करते हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए कुछ कथन न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज की ओर से हैं। मात ओस के गर्भ में लटके 9 महीने दुख पाए था, सुमरंगा तेरा नाम यह कहकर बाहर तू आया था, बंदा तू बाहर आकर भूल गया, तू अंदर क्या कह आया था, अंदर क्या कह आया था। तो यहां पर देखिए प्लासेंटा का यह रोल होता है। चलिए आगे चलते हैं। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। तो यहां पे अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है। चलिए पुष्प का चित्र बनाते हैं हम। और न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत है नहीं, आपको अच्छे से चित्र बनाना सिखाएंगे बोर्ड पे। इस बार आप समझने का प्रयास करें कि यह है क्या। बस आप एक बार इन डायग्राम को समझ ले, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही और वादा करते हैं परीक्षा से पहले आपको तमाम फैक्ट हैं वो समझा दिए जाएंगे, यानी और पूरे के पूरे। एक बार चलिए सही से थोड़ा सा अच्छे से चित्र बनाते हैं। हेलो, बन गया चित्र। अब देखो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, पुष्प का यह भाग होता है पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। पुष्पासन वह भाग होता है जिसमें पुष्प के सभी भाग जुड़े हुए रहते हैं। यह वाला भाग होता है बाह्य दल। ध्यान रखें, यह वाला भाग होता है बाह्य दल। बाह्य दल अधिकांश पुष्पों में यानी हरा होता है। क्या होता है? हरे रंग का। फिर कौन सा होता है? यह होता है दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज। दलपुंज प्यारे बच्चों रंगीन कलर का होता है। यही कीटों को परागकण के लिए आकर्षित करता है, यानी ये कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है। हरे रंग का यानी रंगीन होता है। बाह्य दल हरे रंग का होता है। ये वाला भाग है प्यारे बच्चों पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। और पुंकेसर जो भाग है इसमें एक तो पुतंतु होता है और ऊपर की ओर परागकोश होता है। परागकोश द्विपालित होता है, यानी जो पुंकेसर भाग होता है वो नर जनन का भाग होता है। इसके दो भाग होते हैं, पुंकेसर और पुतंतु। पुंकेसर में प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर द्विकोष्ठी होता है और इसके अंदर क्या होता है? द्विपालित होता है। और प्रत्येक पालियों में एक कोष्ठ होते हैं, तो ये चतुर्कोष्ठी के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? गोल गोल आकार के परागकण पाए जाते हैं। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है परागकण। ध्यान रखना, परागकण कहां पाए जाते हैं? परागकोश में। ये वाला जो भाग है वो है स्त्रीकेसर। कौन सा भाग है? स्त्रीकेसर। अब चलिए स्त्रीकेसर में क्या क्या आता है? स्त्रीकेसर के अंदर ये ऊपर वाला भाग आता है वर्तिकाग्र, जो कीपनुमा होता है। ये वर्तिका होता है प्यारे बच्चों। और यहां पर यदि हम बात करें तो ये वाला भाग होता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? बीजांड। क्या पाया जाता है? बीजांड। तो ये चीजें होती है। आप कहोगे सर इतना कैसे समझेंगे? प्यारे बच्चों टेंशन न ले, इनको हम बोर्ड की सहायता से भी पूरा कंसेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुझे बताओ कि सबसे बाहरी भाग में कौन आता है? तो बाहरी भाग में चले तो बाह्य दल, फिर कौन आता है? पुंकेसर, फिर आता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर में अर्थात हम कहें सबसे पहले आता है बाहरी भाग में बाह्य दल, फिर आता है दलपुंज, तीसरे नंबर पे पुंकेसर, चौथा जो होता है वो होता है स्त्रीकेसर। तो चलिए चार भागों के क्रम क्या है? सबसे पहले प्यारे बच्चों कौन सा क्रम आएगा? सबसे पहला आएगा बाह्य दल। बाह्य दल बताओ किस रंग का होता है? हरे रंग का।
2 नंबर पे क्या आएगा? दलपुंज कैसा होता है? रंगीन, ये कीटों को आकर्षित करता है। चौथा कौन सा होता है? पुंकेसर, ये नर जनन भाग है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं प्यारे बच्चों, पूतंतु होता है और परागकोश होता है। परागकोश द्विपालित होते हैं जिसमें परागकण पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों? स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी स्त्री केसर के 3 भाग हैं। अभी मैंने बताया वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। तो सबसे केंद्रीय भाग कौन सा होता है पुष्प का? स्त्री केसर। यह प्रश्न आपके आ सकता है, पुष्प के केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर के बाद में क्या पाया जाएगा? यदि अंदर से बाहर की तरफ पूछे स्त्री केसर, स्त्री केसर के बाद में कौन सा होता है? पुंकेसर। पुंकेसर के बाद में दलपुंज, फिर आता है बाह्य दल। तो ये बताओ आपको याद हुआ या नहीं हुआ? एक बार इसको आप रिमेमोराइज करें क्या है, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इसको ट्रिक से याद रखें। पुष्प के 4 भाग, हम कहें अपन गांव के मायने कहीं याद रहे, कोई मेहमान कोई अजावज न देखो आप कौन क्या? बीडीपीसी। केवा छोड़ा? बीडीपीसी। जैसे धूम्रपान करना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अधिकांश ये बीड़ी पीसी की प्रथा जो काम है वो यहां काम आएगा। अब बताओ ये ट्रिक आपको याद रह जाएगा ना? इसके आधार पर हम आगे हल करते हैं कि क्या है। बैक का मतलब आ जाएगा प्यारे बच्चों बाह्य दल। बताइए समझ में आया या नहीं आया? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी लिखें और आप जो चीजें बता रही हैं उनको बार बार गहनता से अध्ययन करें। न्यू कंसेप्ट क्लासेज वादा करता है इस मॉडल पेपर से हम बहुत सारे प्रश्न प्यारे बच्चों वार्षिक परीक्षा के अंदर खींच के ले आएंगे, जिसका ट्रेलर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में मिलेगा। बीडीपीसी बेक का मतलब हो गया बाह्य दल, डेक का मतलब क्या हो गया? दलपुंज, पैक का मतलब हो गया पुंकेसर, सेक का मतलब हो गया स्त्री केसर। बताइए कमेंट में क्या यह ट्रिक आपको अच्छी लगी? तो बताइए, अब आप खुद बताइए। मैं यहां पुष्प बना रहा हूं, आपको इस पार्ट के नाम बताने हैं प्यारे बच्चों। कौन से पार्ट होते हैं? क्या है? ये वाला भाग, ये वाला भाग, और यहां पे एक डंडी बना दी और यहां पे मैंने इस प्रकार से बना दिया, यानी ये बना दिया और ये वाला फूला हुआ भाग है। अभी अंगुली से ये थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बन रहा है, तो ये है। ये मैं कह रहा हूं 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है। बताओ देखें 1 नंबर पे क्या होगा? बीडीपीसी बाह्य दल हरे रंग का। पैक का मतलब दलपुंज रंगीन होता है, कीटों को आकर्षित करता है। फिर क्या होगा? पुंकेसर पीसी, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पूतंतु परागकोश, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। और स्त्री केसर, स्त्री केसर में जो भाग हैं वो अंडाशय हैं। अंडाशय के जो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, हम कहें कि ऊपर वाला वर्तिकाग्र, वर्तिका, नीचे वाला अंडाशय, अंडाशय में बीजांड, बीजांड से प्यारे बच्चों बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। ये ध्यान रखें, अंडाशय फल बनाता है, बीजांड बीज बनाता है। अब प्रश्न आता है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक। राइट द फॉर्मूला इन यूनिट पावर ऑफ लेंस। चलिए हम लेंस की क्षमता का ज्ञात करते हैं। तो यह आपको एक ध्यान रखना है, क्षमता को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्षमता को कहते हैं कैपेसिटी अर्थात पावर। चलिए क्या कहते हैं? पावर। अब हम कहते हैं पी, मेरे पास में क्या है? पी। आ गया समझ में? और पिएंगे क्या प्यारे बच्चों? हम कहेंगे फीका दूध। कौन सा दूध पीते हैं? फीका दूध। तो बताओ मुझे, P बराबर होता है 1/F। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी में से हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। लेंस की क्षमता को P कहते हैं। P पकड़ लिया आपने। कैपेसिटी देखो यहां पर, आप इंग्लिश वाले भी पेपर में देखना P लिखा हुआ आ गया, P आ गया। अब हम कहेंगे पिएंगे क्या? एक अकेला व्यक्ति है, वो लुक के पी रहा है अर्थात छत के नीचे क्या पी रहा है? फीका दूध। तो P बराबर होता है 1/F। P लेंस की क्षमता है, F फोकस दूरी है और 1/ व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कहेंगे यानी जब किसी लेंस की
क्षमता का जो मात्रक है प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है एफ, और P बराबर एफ बट्टा 1/f है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र हमारे पास में हो गया। क्षमता का कहते किसे हैं? तो कहते तो यदि कहें कि किसे कहें तो ये लिख के हम ये भी लिख सकते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाती है और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए यहां आपका यहां कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पे निर्भर करता है? तो चलिए सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं, प्रतिरोध। एक्चुअल में राइट एनी टू फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड है, कोई दो बताना है। तो यहां पे कह रहा है प्यारे बच्चों की प्रतिरोध किन कारकों पे निर्भर करता है, तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं। एक्चुअल में मान लीजिए हमारे पास में ये कोई नाला है, पानी आ रहा है, जल आ रहा है, इसमें छोटे कंकर पत्थर और थैलियां मिली हुई है। तो बताइए क्या इसमें जल का प्रवाह समान वेग से होगा? नहीं होगा ना, यह धीमी गति से हो जाएगा। तो हम कहेंगे तो ये जो पदार्थ क्या करते हैं, इसके जल के प्रवाह में बाधा करते हैं। ये कंकर पत्थर, पॉलीथीन की थैलियां हैं, ये नाले नदी के अंदर, तो यही प्रतिरोध है। अर्थात हम कहें किसी चालक तार में के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, किसी चालक तार के प्रवाह में उत्पन्न विद्युत धारा में जो बाधा होती है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। और वे पदार्थ जो चालक तार के प्रवाह में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये जो चीजें होती है वो क्या करती है, इनके प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये किन कारकों पर निर्भर करता है, चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके गांव में एक बहुत बड़ी टंकी बनी हुई है। आपका मकान एक का यहां पे है, एक का यहां पे है, एक का यहां पे है, एक का यहां पे है। आप कहोगे सर इतना दूर दूर कैसे बना रहे हो, क्योंकि नहीं तो आप मिलके ताश खेलोगे, मौज करोगे, मस्ती करोगे, परीक्षा नजदीक है इसलिए आपको दूर दूर बिठा दिया गया। ये आपके पाइपलाइन आ रही है। अब मुझे बच्चों खुद बताओ आप कि इस घर को पानी ज्यादा मिलेगा या इस घर को, और पानी आ रहा है इधर से। तो आप कहोगे सर इसको मिलेगा, इसका तो दूर है क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट भी आ सकती है। बिल्कुल सही कहा। यह है मेरे पास लंबाई, तो मैं कहूंगा प्रतिरोध का मान करता है चालक तार की लंबाई के, अर्थात R समानुपाती होता है L। चालक तार की जितनी ज्यादा लंबाई होगी प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा। चलिए दूसरा, मान लीजिए सपोज कीजिए आपके मकान यहां पे हैं और आपको एक जो गार्डन पाइप होता है उससे आपको पानी दिया जा रहा है। तो आपके पास पानी पहुंचेगा, लेकिन आप बाल्टी भरने बैठोगे 7 बजे और वो बाल्टी आपकी भरी जाएगी 9 बजे, क्योंकि उसमें पानी है वो बहुत कम आ रहा है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उसकी लाइनें बिछाते हैं। क्यों बिछाते हैं? देखिए एक शब्द आएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये पाइप है ना, इसके अंदर वाला जो भाग है वो अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो यहां प्यारे बच्चों समझना, जिस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं दूसरा है चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, क्योंकि जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होता जाएगा। चलिए यह कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चालक तार की लंबाई पर अनुप्रस्थ काट के और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो हम ये कह सकते हैं R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ये दो फैक्ट आपको पूछे गए हैं। अब मुझे बताओ आपके पास में एक इतना बड़ा तार है, एक इतना सा तार है, दो समान धातुओं के हैं, दोनों ही तार समान धातु के हैं। बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? एक मोटा तार, एक पतला है। आपको कहें ये तार हैं, अब इनमें से विद्युत गुजारनी, आप कहोगे इसमें से तो कम गुजरेगी, इसमें तो तेजी से गुजर जाएगी, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यह समझ गए होंगे प्यारे बच्चों इस प्रकार से। फिर है विद्युत परिपथ व साथियों में सामान्यतः उपयोग में आने वाले दो सुरक्षा के उपाय लिखो। विद्युत परिपथ तथा उनके साथियों में सामान्यतः उपयोग में आने वाले दो सुरक्षा के उपाय लिखो। सबसे पहला है कि विद्युत जो हमारा परिपथ है उसमें
जो एमीटर है प्यारे बच्चों उसको किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। यदि हमने समांतर क्रम में लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, पहला काम ये। फिर है विद्युत परिपथ में एक स्विच जो है फ्यूज लगा हुआ होना चाहिए, और फ्यूज लगा हुआ होना चाहिए क्योंकि फ्यूज क्या करता है कि यदि आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा होती है तो यह अपना जो करंट है वो छोड़ देता है, जिससे क्या हो जाता है कि जो हमें कहते हैं लघु पतन से यह बचाता है। फिर है कि जो हमारे घरों के अंदर विद्युत परिपथ में जो उपकरण लगे हुए होते हैं, विद्युत परिपथ उसका संबंध भू संक्रमित तार से होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा आएगी वो पृथ्वी में चली जाएगी। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा है, तो इनको भी आप याद रखें। और फिर भी न्यू कंसेप्ट क्लासेस जैसे ही विद्युत धारा के टॉपिक चल रहे हैं तमाम प्रश्न करते जाएंगे। चलिए यहां पे चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। यहां देखिए प्यारे बच्चों, वाम हस्त नियम नहीं दिया, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दिया। अगला कह रहा है अंगूठा और अंगुलियां के बारे में ही बताना है। तो यहां पे कह रहा है राइट द लेफ्ट हैंड थंब फुल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे यह नियम लिखिए। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, फ्लेमिंग कह रहा है कि जब हम अपने दाहिने हाथ को यानी दक्षिण हाथ को इस प्रकार यानी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि हमारा अंगूठा किसको दर्शाएगा प्यारे बच्चों, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। यह कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार हमारे दाहिने हाथ में चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को और अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, न्यूमेरिकल प्रश्न ठोक दिया इन्होंने। दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो मेरे हिसाब से इस बार पिछली बार ये श्रेणी क्रम का प्रश्न है वो आ चुका है, तो लगभग इस बार समांतर क्रम का प्रश्न आएगा। और वो किस प्रकार का प्रश्न आएगा, इस प्रकार का प्रश्न है, वो आने की जो है पूरी की पूरी संभावना है, ये आएगा। इसको हम सोल्व भी करेंगे, 2 ओम और यहां 3 ओम, ऐसा प्रश्न आ सकता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हुए हम सोल्व करते हैं। तो यहां पे प्यारे बच्चों देखिए है क्या, पहले तो ये बताओ यहां से विद्युत धारा जा रही है, तो ये धारा कहीं फंट रही है क्या, नहीं फंट रही ना इसी डायरेक्शन में, तो ये होता है श्रेणी क्रम। ध्यान रखें जब किसी चालक तार में धारा सीधी सीधी जाए तो वो श्रेणी क्रम है। और समांतर क्रम में क्या होती है, धारा क्या हो जाती है, जैसे फंट जाती है। जैसे मैं आपके पास में प्यारे बच्चों यहां पे एक तार दे रहा हूं, आप खुद बताना, इस प्रकार से एक तार जा रहा है, इस प्रकार से एक तार जा रहा है यहां पे। अब देखिए विद्युत धारा यहां से यहां सीधी सीधी जा रही है बेचारी, यहां सीधी सीधी जा रही है, इसके बाद में देखो यहां धारा फट गई, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा समांतर क्रम में, ये वाला हो जाएगा श्रेणी क्रम में। यानी श्रेणी क्रम में धारा चालक तार में सीधी बहती है, समांतर क्रम में धारा अपना दिशा बदल लेती है, मार्ग बदल लेती है, अलग अलग मार्ग में चलती है। तो हम कहते हैं श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। तो अब आप मुझे बताओ, आपका प्यारे बच्चों यहां पर एक सुंदर सा मकान है और यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक यहां पे पंखा लगा है, यहां पे आपने एक फ्रीज लगा के रखा है, और यहां पर आपने जो है वो चक्की लगा के रखी है, और यहां पर आपने एक दूसरा पढ़ने के लिए बल्ब लगा दिया। बताइए विद्युत धारा है प्यारे बच्चों वो जाएगी, तो ये क्या समान ऊर्जा खर्च करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहां पर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। यानी धारा विचारी को अलग अलग दिशा में जाना पड़ता है, इसलिए हमारे घरों में लगे हुए उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं, यानी पार्श्व क्रम में, क्योंकि इन्हें अलग अलग विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो यहां प्रश्न है विद्युत धारा का परिणामी प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो यहां पे R बराबर क्या होगा, 2 + 2 बराबर 4 ओम। तो यहां ध्यान रखें एक कंसेप्ट, श्रेणी क्रम प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम प्रतिरोध का मान, प्रतिरोधों यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसमें विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध पे समान होता है, विद्युत विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध पे अलग अलग होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण लाइन, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। यहां पे सबसे अधिक प्रतिरोध का मान 2 है, तो आंसर हमारा 2 से ज्यादा आएगा, 4 आएगा। तो समझ गए प्यारे बच्चों, यह है।
तो इस प्रकार से आप समझते रहना कि किस प्रकार से क्या निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत के बारे में बताइए। तो यहां देखिए नवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं। ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होने वाले, जिन्हें हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। तो बताइए, सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश, जल यानी वायु है वो, यह आप समझ जाना, सूर्य का प्रकाश व वायु। अनवीनीकरण स्रोत ऐसे स्रोत जिनकी मात्रा सीमित मात्रा में है, इन्हें यदि इसी प्रकार से अंधाधुंध प्रयोग करते रहे तो आने वाली भविष्य की पीढ़ी में ये खत्म हो जाएंगे, यानी आने वाली पीढ़ी को ये प्राप्त नहीं होंगे। तो बताइए प्यारे बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं। पेट्रोल है, कोयला है, और आप बताइए देखिए नवीनीकरण स्रोत के अंतर्गत क्या आ सकते हैं। प्राकृतिक गैस हैं। ये चीजें अनवीनीकरण स्रोत के अंतर्गत आती हैं, इन्हें केवल एक ही बार में उपयोग में लाया जा सकता है। और दूसरा, यह असीमित मात्रा में नहीं है, यह सीमित मात्रा में है। यह असीमित मात्रा में है, यह सीमित मात्रा में है। इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, इनको केवल एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है। इनकी समाप्त होने की संभावना नहीं है, और ये यदि इसी प्रकार से हम प्रयोग में लगातार करते रहें और तीसरा विकल्प नहीं ढूंढा तो ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर आपने आज 16 प्रश्न पूरे के पूरे प्यारे बच्चों सीख लिए किस प्रकार से क्या है। अब न्यू कंसेप्ट क्लासेज खंड 6 वाला सेक्शन जल्द लेके आएगा, लेकिन ध्यान रखें जो मैटर आपको पढ़ाया गया था अभी आपने देखा, उनके तमाम फैक्ट हैं वो बोर्ड पर पूरी तरह से समझा दिए जाएंगे। आप भी अभ्यास करते रहें। तब तक धन्यवाद।